वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम है शाहरुख सैफी। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एपिसोड नंबर 8 के बारे में। ऑलरेडी हमने 7 एपिसोड कंप्लीट कर लिए, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो स्पेशल इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि हम जिस सेक्शन को कवर कर रहे थे सोशल साइंस के, उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस का तो कंप्लीट कर लिया और अलग से सेपरेट वीडियो में हमने बेसिक कंप्यूटर भी कर लिया। तो आज जो हम एपिसोड कर रहे हैं अपना 8th एपिसोड, इसमें हम बात करेंगे बच्चों, आपका नया टॉपिक है जियोग्राफी से रिलेटेड 10 मार्क्स की। तो जियोग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार आप नजर देख लीजिएगा। टोटल 13 टॉपिक आपको कवर करने हैं। हालांकि आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी लिमिटेड इनसे पूछा जाने वाला है। जैसे आज की इस क्लास में अर्थ के बारे में, उसके शेप एंड साइज से रिलेटेड, इसके अंदर इंडिया का शेप एंड साइज भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने मिक्सअप करके दोनों आपके लिए प्रोवाइड करवा दिए आज की इस क्लास में। उसके अलावा जो है जैसे टाइप्स ऑफ सोल हो गया, क्लाइमेट हो गया, तो ये जो आपको जो टॉपिक्स दिख रहे हैं वो आपके मल्टीपल में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि सिंगल वीडियो के अंदर मल्टीपल टॉपिक ऐड कर दिए जाएंगे, तो उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इनमें से किस कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? आपने जो भी पढ़ा था ना वो आज आपको सारी चीजें याद आने वाली है। 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 8th में, 9th में, 10th क्लास में आपने जो भी पढ़ा था ना जियोग्राफी, मिली जुली आएगी। देखिए अर्थ वाला अगर आप देखोगे ना आपको, जी हाँ, 6th स्टैंडर्ड की क्लास में जो जियो वाली आपकी बुक है उसमें हमारी पृथ्वी, ठीक है, आवर अर्थ, तो उसमें आपको फर्स्ट लेसन देखने को मिलेगा जिसमें अर्थ के बारे में बताया गया। तो इसलिए आप बोलोगे सर डीएलएड में तो बोला गया था 10th लेवल तक का, तो 10th लेवल में बच्चों 10th लेवल तक का बोला है। ठीक है, नॉट ओनली 10th क्लास आपको पढ़ के जानी है, सभी क्लासें छोटी छोटी थोड़ा बहुत टॉपिक कवर करके जाने जो सिलेबस में दिए गए। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैंने काफी रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चन निकाले। तो इनमें से किस कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो अमावस्या, चंद्र ग्रहण, परिभ्रमण या फिर पूर्णिमा। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर जिस बच्चे को पता होगा वो पहला, दूसरा, चौथा तो करेगा नहीं। तो परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद कितने समय में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर पूरा करती है, मतलब 360, तो 320 दिनों में, 365 दिनों में, 365 दिन 1/4 या फिर 300 दिन। तो ये तो रटा रटा क्वेश्चन है। हालांकि आपको सी, बी और सी में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बच्चे सी पर ही क्लिक करेंगे। 1/4 का मतलब है कि देखो एवरी 4 ईयर क्या होता है, लीप ईयर हमें देखने को मिलता है। जब हमारा 28 फेब वाला जो मंथ होता है वो 29 का हो जाता है ना। कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट लीप ईयर कब हमें देखने को मिलने वाला है। ये इवन डेज में होता है, अब मैंने आपको हिंट दे दिया। अच्छा, पूर्ण चंद्र को महीने में एक बार ही देखा जा सकता है, जिसे डैश कहते हैं। पूर्ण चंद्र को अमावस्या, पूर्णिमा, सरस्वती या नग्न। तो इज द राइट आंसर। जी हाँ, बहुत बच्चों को पता भी होगा, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, उसके बाद जो होता है वो अमावस्या होती है। हालांकि ये चीज आपको पता होगी, बट फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय टिमटिमाती है, मतलब चमकती है, ब्लिंक होती है, तो वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड होता है। लाल ग्रह तो नहीं है, कहीं वो प्रकाश संश्लेषण है, या धूलकण हो सकती है, डस्ट पार्टिकल्स। देखिए हालांकि बच्चों को लगेगा सी और ए हो सकता है, लेकिन हाईली चांसेस है वो सी होते हैं, खगोलीय पिंड कहलाए जाते हैं। ये जो खगोलीय पिंड होते हैं कुछ गर्म भी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की वजह से टिमटिम करते हैं। ठीक है, चलिए, सूर्य एक प्रकार का डैश है, व्हाट? तारा है, पिंड है, कण है, वृत्त है। देखो वो भी एक चमकता हुआ एक प्रकार का तारा ही है, जो कि काफी गर्म होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन ए पर ही क्लिक करना। उसके बाद है कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है? समटाइम हम कभी आसमान में देखते हैं रात के समय, हमें जो स्टार दिखाई देते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये कुछ ना कुछ शेप बन रही है, कहीं हाथी बन रहा है, कहीं घोड़ा बन रहा है, कभी एरोप्लेन बन रहा है, कभी बहुत सारी चीजें होती है, हम अपनी मर्जी से बनाते रहते हैं। तो जो ये विविध आकृतियां बनती है इसे क्या कहते हैं? तो इसे भूगोल की लैंग्वेज में ऑप्शन चारों में से आपको एक ही टिक करना है। तो ऑल ऑफ दी अबव आप करोगे नहीं, पिंड होगा नहीं, खगोलीय पिंड वैसे नहीं होगा, तो वो नाक्ष शास्त्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है,
तो इस बात का ध्यान रखना। इसका अगला ही क्वेश्चन है, सप्तऋषि एक प्रकार का नागशास्त्र मंडल ग्रह धूमकेतु या वृत्त है, तो वो ऑप्शन नंबर ए ही है, नागशास्त्र मंडल ही कहलाता है। ठीक है, सप्तऋषि। पृथ्वी एक नीला ग्रह कहा जाता है ना, पृथ्वी को, अर्थ को एक ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका रीजन क्या है, क्यों आखिर ऐसा कहा जाता है? अधिक जनसंख्या होने के कारण, कि भैया अर्थ में ज्यादा पॉपुलेशन है, या ज्यादा वाटर है, या फिर ज्यादा स्थल है, या फिर अधिक हरियाली है, तो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो 70% तक क्या है, यहाँ पे जल हमें देखने को मिलता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूरे पृथ्वी में देखोगे दो ही चीजें होगी, एक स्थल होगा, एक जल होगा। स्थल वो जो लैंड होता है जिसपे मनुष्य का निवास स्थान है, और जल तो चारों तरफ हमें देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों की, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिनों में पूरा करती है, चक्कर? तो भैया पृथ्वी अपने अक्ष पर बात हो रही है, जरा ध्यान रखना। तो 365 डेज, 1 डे, 24 डेज या फिर 60 डे। तो इसका राइट आंसर होगा, कुछ बच्चे ए लगा सकते हैं बट वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो सूर्य का चक्कर लगाती है। हालांकि वो भी 365 दिन 1/4 है, लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने की बात करती है तो वो 24 घंटे मात्र 1 डे के अंदर वो कंप्लीट करते हैं ये पूरा चक्कर। ठीक है, तो पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, वरना एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां ऐसी हो जाती है। पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह पर है? ठीक है, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने गैलेक्सी को, सौर मंडल को देखोगे, तो तीसरे स्थान पर आता है। पहले पे बुध, फिर शुक्र, फिर देन हमारा पृथ्वी आता है, तो इसलिए थर्ड पोजीशन पे पृथ्वी आएगी, है ना। चलो आगे देखते हैं, पृथ्वी आकार में कितने स्थान पर आती है? मतलब साइज की बात करना है, क्योंकि ये हॉट क्वेश्चन है और आपकी थीम भी रखी गई है अर्थ इट्स साइज एंड शेप, है ना। तो शेप की बात हो रही है, आकार की बात हो रही है। तो पहले, दूसरे, तीसरे या फिर पांचवे, अगर आप देखोगे सभी ग्रहों के बारे में, पृथ्वी भी एक प्रकार का प्लेनेट है, ग्रह है, तो भैया वो हाँ 5th पोजीशन पे आएगी। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल होती है जो फेवर में होती है, इनमें से किस ग्रह में देखने को मिलती है? बुध, शुक्र, शनि या पृथ्वी? तो ऑब्वियसली अब वो हमारा पृथ्वी ही है, अर्थ है। क्या रीजन है कि यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां हैं? सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे लैंड है जहाँ पे मनुष्य रह सकता है, और दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो गैसेस है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर ऑक्सीजन हो, जिसे मनुष्य लेते छोड़ते हैं, तो ये भी अवेलेबल है। इस वजह से ये अनुकूल परिस्थितियों में गिना जाता है, तो मनुष्य का जो जीवन है यहाँ पर संभव है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, स्थिति के आधार पे भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी या फिर पश्चिमी? बड़ा सिंपल सा है, वो नॉर्दर्न हेम्पशायर में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बच्चों इंडिया की लोकेशन और उसके साइज से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने अर्थ का और इंडिया का दोनों का मिक्सअप कर दिया, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए ये वाला जो 9th क्लास में चैप्टर है उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर काउंट किए जाएंगे, गारंटेड है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में क्या आता है? दक्षिणी पूर्व में देखो, जब मैं मैप ऐसे बनाता हूं तो ये हो गया, 1 मिनट, समटाइम बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। अगर ये मैं मैप बनाता हूं तो इस वाली लोकेशन को मैं नॉर्थ का नाम देता हूं, उत्तर का, तो ये मेरे लिए दक्षिण हो जाती है, साउथ। तो ये वाली जो साइड होती है मैं पूर्व का नाम देता हूं, और इसे मैं वेस्ट का। लेकिन अगर इन दिशाओं की सब दिशाएं भी होती है, मतलब जो डायरेक्शन होती है इनकी सब डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि ये और ये मिलके ये वाली जो साइड मिलती है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, ये वाली साइड साउथ ईस्ट कहलाती है, और ये वाली साइड नॉर्थ वेस्ट कहलाती है, और ये वाली साइड बच्चे साउथ वेस्ट कहलाती है। ठीक है, तो आप इसी से ही शुरू करोगे, इन दोनों से ही, इस बात का ध्यान रखना। अब ये दक्षिण पूर्व बोल रहा है तो ये वाली साइड है साउथ, माफ करना, ये वाली साइड बोल रहा है साउथ ईस्ट, पूर्व मतलब ईस्ट, तो इस बात का ध्यान होना चाहिए आपको। तो उसमें क्या आता है हमें? हिमालय पर्वत श्रृंखला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थार मरुस्थल या फिर लक्षद्वीप? देखिए, अगर मैं खुद ही आपको बता दूं तो ये आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, उत्तर में। अंडमान निकोबार साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगा, जो कि यही है।
उसके अलावा थार मरुस्थल राजस्थान में है तो हमें वेस्ट में देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप हमें साउथ वेस्ट में देखने को मिलेगा, है ना। तो मैंने चारों बता दी। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिणी पश्चिम में क्या आता है, तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और वही सबके बारे में बताया था। तो साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आता है जिसकी कैपिटल करावती है, ठीक है। उसके अलावा है कि भारत के भाग का जो कुल क्षेत्रफल है, जो टोटल एरिया है वो कितना है, ये तो बड़ा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और सामान्य जीके जो होती है हमारी जनरल नॉलेज, उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग मतलब स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 32.2, 32.4, 32.6, तो ये बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, बस आपको ये डेटा आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप देखोगे इसका राइट आंसर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इज द राइट आंसर। अगर इसे थोड़ा एक्सपेंड करके लिखे, ओवरऑल अगर इससे आएगा तो वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। और इंडिया वर्ल्ड के अंदर 7th लार्जेस्ट कंट्री है, पूरी दुनिया के अंदर 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। भारत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ल्ड की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो कितना है, तो अगर मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया ने जो अपना स्थान लेकर है वो कितने परसेंट ले रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2.4% ले रखा है। तो इस बात का पता होना चाहिए। भारत विश्व का अभी हमने बता दिया 7वां बड़ा देश माना जाता है। उसके बाद है कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो कितने किलोमीटर लंबी है, तो अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो वो आपको 15,200 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ये स्थल सीमा की बात हो रही है, लैंड से रिलेटेड। दिशा के आधार पे बे ऑफ बंगाल जो है बच्चों, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो मुख्यतः तौर पे वो हिंद महासागर के पूर्वोत्तर में है, हिंद महासागर के पूर्वोत्तर में। तो पूर्व साइड ये वाली दिशा होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है, बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। खाड़ी का मतलब ये होता है वो चीज जो कि सागर या महासागर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, ठीक है। आगे है दिशा के आधार पे अरब सागर, तो ये बच्चों पश्चिम साइड में आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बड़ा सिंपल सा है, माफ करना ये दक्षिण पश्चिम में आएगा, नीचे साइड से इस साइड में आएगा, एग्जैक्ट वेस्ट में नहीं आएगा, दक्षिण पश्चिम में। उसके बाद है इनमें से किस दिशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर कहा जाता है, क्योंकि अगला जो है वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और दिशांश के बारे में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड अप किए गए हैं। तो यहाँ पे इनमें से किस देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर कहा जाता है, तो अगर आप देखोगे बच्चों तो वो बच्चों पूर्व वाला माना जाएगा, 82 डिग्री 30 पूर्व, यानी कि ई लिखा होगा, तो ये राइट आंसर होगा। क्लियर। तो जो फ्लैट लाइंस होती है और जो वर्टिकल लाइंस होती है, अगर आप फ्लैट की बात करोगे तो वो अक्षांश होगा, और जो अगर आप वर्टिकल की बात करोगे वो दक्षांश होगा, ठीक है। तो चलिए, वैसे 1 डिग्री 4 मिनट में होता है, तो ये भी मैं आपको अक्षांश और दक्षांश क्या होता है और इससे टाइमिंग कैसे निकलती है वो आप एक कैलकुलेशन के दौरान आराम से सीख सकते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। भारत की पूर्वी देशांत रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो अगर इसका एग्जैक्ट बात की जाए, एक वेब सीरीज भी आई थी मिर्जापुर। मिर्जापुर लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं, तो वो इसी राज्य से गुजरती है। हालांकि इस राज्य के अलावा भी और भी राज्यों से गुजरती है। क्या आपको उन राज्यों के नाम पता है? पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर सी है। क्षेत्रफल इन टर्म्स ऑफ एरिया के आधार पे भारत का जो बड़ा राज्य है, मतलब बिगेस्ट जो स्टेट है वो कौन सा है, इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात हो रही है। तो एरिया के आधार पर आप उत्तर प्रदेश को काउंट नहीं करोगे, आप राजस्थान को काउंट करोगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगला एक क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों आप उत्तर प्रदेश को काउंट करोगे, ऑप्शन नंबर ए। 20 करोड़ से ज्यादा, एक पाकिस्तान पूरा आबादी वाला देश और अपना सिर्फ उत्तर प्रदेश बिल्कुल इक्वल है। आप देख लीजिएगा कितनी ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। और इसलिए यूपी जो होता है वो सबसे मेन रोल प्ले करता है इलेक्शन के अंदर, क्योंकि अगर लोकसभा के चुनाव होंगे तो सारा फोकस यूपी पे ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि यहाँ से 80 लोकसभा की सीटें आती है। और अगर विधानसभा के इलेक्शन होंगे जो अभी हाल फिलहाल में होते, तो यहाँ पे 403 जो सबसे ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन के बेस्ड पर ही तो जो इलेक्शन कमीशन है वो सीटों को डिवाइड करता है। तो इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है।
अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। मुझे पता है, हो सकता है आपके माइंड में गोवा है, बट यहां पर आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जनसंख्या इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पूछा गया है तो देखो दिल्ली हो नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली की तो जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा है। लेकिन जब सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 लाख के आसपास ही, वो भी 2012 की जनगणना 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग थी, अब थोड़ी बहुत बढ़ चुकी होगी, लेकिन इतनी देखने को मिलेगी। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से राज्य स्तर पर सबसे छोटा राज्य माना जाता है। तो सर गोवा क्या है, तो गोवा इन टर्म्स ऑफ एरिया में गिना जाता है। ठीक है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है, इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा। देखिए गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, टोटल 7 स्टेट से वो गुजरती है। तो 3 तो ये हो गए, बाकी आप इसके अंदर त्रिपुरा को भी ऐड कर सकते हो और मिजोरम को भी ऐड कर सकते हो, तो 5 ये हो गए। इसके अलावा वेस्ट बंगाल को भी ऐड कर सकते हो और साथ ही छत्तीसगढ़ को भी ऐड कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जो उड़ीसा है वो इसके अंदर ऐड अप नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आप जरा ध्यान रखना। चलिए तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किन देशों को छूती है? देखो सभी स्टेटों के नाम आ गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हालांकि उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड निकला है, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम की सीमाएं, बॉर्डर जो है, इनमें से बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को या चीन को, ये सभी हमारे नेबर कंट्री है। तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल आप इस साइड देखोगे तो कुछ ऐसा मैप है उसका, उसके साथ बहुत सारी सीमाएं टच हो रही है, तो वो नेपाल है, ऑप्शन नंबर बी। और मुझे हैरानी होती है समटाइम, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन समटाइम बच्चों का ऐसा फील होता है कि नेपाल भारत का ही एक राज्य है। बताओ, समटाइम कोचिंग में पढ़ाता हूँ, बच्चे ऐसे बोल देते, कमाल। चलो, कवरत्ती इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? कवरत्ती, तो आप देखोगे बच्चों, अंडमान निकोबार हो नहीं सकता, लक्षद्वीप नहीं हो सकता, पौंडुचेरी नहीं हो सकता, दादर नागर हवेली नहीं हो सकता। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। ठीक है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो आगे देखिए, इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ टच नहीं करती? तो पाकिस्तान की तो टच करती है, क्योंकि वो खुद भारत से निकला है, भूटान की भी करती है और श्रीलंका की भी करती है। लेकिन अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत के साथ टच नहीं करती, वो बल्कि पाकिस्तान के साथ टच करती है। अगर ये सिचुएशन 1947 से पहले की होती तो पाकिस्तान तब था ही नहीं, तो अफगानिस्तान से डायरेक्टली कनेक्ट होती। और ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान अगर बहुत पहले होता तो ये भी ना होता। चलिए, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? ये वाला क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इजी है, बट बच्चे इसमें गलती कराते हैं। तो वर्तमान समय में टोटल 28 स्टेट है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा केंद्र शासित भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी अवेयरनेस को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बच्चे 9 कहते हैं बट वो गलत होते हैं। प्रेजेंट टाइम में पूछा जा रहा तो 8 है। अब आप पूछोगे 8 कैसे है? देखिए, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर JNK लिख देता हूँ यहाँ पे, और लद्दाख लिख देता हूँ। 2 नई यूनियन टेरिटरी बनी, जो कि पहले 7 थी, 2 ये बन गई, तो वो 9 होगी। लेकिन बच्चों 2019 में लोकसभा के अंदर होम मिनिस्ट्री द्वारा यानी कि गृह मंत्रालय, तो आप जानते हो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं हमारे। ठीक है, इन्होंने एक कानून पेश किया था जिसके अंदर बच्चों दादर और नागर दमन एंड द्वीप को मर्ज कर दिया गया था, दोनों यूनियन टेरिटरीज को, जो कि 9 थी। तो मर्ज करने का मतलब ये होगा कि वो जुड़ गई, दादर और नागर दमन एंड द्वीप अब वो एक होगी। तो इस वजह से 9 जो यूनियन टेरिटरी थी अब उसे 8 कर दिया गया। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। अगर आप दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को अलग अलग पढ़ोगे तो आपको 9 ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप 2019 का ये लोकसभा में पेश किया गया बिल के बारे में पढ़ोगे, जो कि स्टैब्लिश, और ये देखो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 26 नवंबर 2019, जिस दिन हमारा संविधान तैयार हुआ था, इस दिन पेश किया गया। स्टैब्लिश ये 26 जनवरी 2020 को, जिस दिन हमारा देश में संविधान लागू किया गया, उस टाइम ये स्टैब्लिश भी हो गया। तो एक मेमोरेबल डेट है, तो आप याद कर सकते हो। ठीक है,
थोड़ा टाइम लगा दिया इस पे मैंने। भारत श्रीलंका के बीच में कड़ी का जोड़ने का काम कौन करती है, तो वो बच्चों पाक जल संधि है। मैकमोहन जो है वो भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा डिवाइड की गई है वो मैकमोहन है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा डिवाइड की गई है वो रेड क्लिफ है। भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी भी है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश दक्षिण में साउथ में स्थित है। पाकिस्तान हो नहीं सकता क्योंकि वो नॉर्थ में आता है, नेपाल भी नहीं हो सकता, ये भी नॉर्थ में है, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में आता है, और नेपाल आपका भूटान ये नॉर्थ में है। तो मालदीव जो है वो साउथ में आता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ये नीचे वाली साइड है, तो इस साइड आपको मालदीव देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप इसके ऊपर है, ठीक है, अंडमान निकोबार बड़ा दूर है, तो इस बात का पता होना चाहिए। आगे देखिए, इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है, ब्राजील भी बड़ा है, रूस भी बड़ा है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इनमें से किस देश की सीमा भारत के त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और सिक्किम को टच करती है, तो देखो पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट में आता है, और त्रिपुरा जबकि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। मालदीव नहीं हो सकता, ये साउथ में आता है। बांग्लादेश और म्यांमार में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये दोनों ही ऐसे देश हैं जहां से त्रिपुरा जैसे नॉर्थ ईस्ट और मेघालय जैसे कि कहीं ना कहीं जो बॉर्डर है वो टच हो जाता है। लेकिन हाईली ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप बांग्लादेश को जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है म्यांमार के साथ उसकी सीमा टच नहीं होती, लेकिन वो बांग्लादेश के साथ टच जरूर होती है। सो दैट इज बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि जम्मू कश्मीर भारत का क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, अर्ध राज्य है, या फिर राज्य या अभिन्न भाग है। अभिन्न भाग पहले था अब नहीं है, राज्य अब पहले था अब नहीं है, ये दोनों एक से रिलेटेड है। अर्ध राज्य हो नहीं सकता, तो केंद्र शासित प्रदेश अब ये बन चुका है। 2019 के अंदर समथिंग 370 जो आर्टिकल था उसे रिमूव्ड कर दिया गया था, तो अब जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो ये हमारे बच्चों एपिसोड नंबर 8 अर्थ साइज लोकेशन, जिसके अंदर इंडिया के बारे में भी और अर्थ के बारे में भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज बच्चों आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी। बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।